दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से टेक्नोराइज में स्वागत है। आप सभी को साथ ही साथ में आजादी का अमृत महोत्सव, देश के आजादी का 75वां साल, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। दोस्तों आज हम सभी जो है जेई पीवे एलडीसी, ये करीबन 2 साल पुराना पेपर है। नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ डिवीजन जेईपीवी एलडीसी का पेपर हुआ था 1 मार्च 2020 को। इसका हम पेपर एनालिसिस करेंगे। इस तरीके से इसके पहले भी हमने कुछ पेपर्स किए हुए हैं एईएन के एलडीसी के। इसी तरीके से ये जेईपीवी एलडीसी के पेपर का एनालिसिस हम करेंगे। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल पहले की तरह ही क्रॉस रेफरेंस ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मिलेगा। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहला सवाल हमारा जो आज है इस पेपर में वो है, वेदर अ वर्टिकल कर्व रिक्वायर्ड if a rising gradient of 1 in 100 meets a falling gradient of 1 in 200 in new BG line। यानी कि अगर 1 in 100 का राइजिंग ग्रेडियंट हो और उसके बाद में फॉलिंग ग्रेडियंट है 1 in 200 का, तो क्या इस परिस्थिति में वर्टिकल कर्व की हमें आवश्यकता होगी या नहीं। चार ऑप्शन दिए हैं, इट विल डिपेंड ऑन एक्सल लोड, या फिर नहीं, यस या नन ऑफ द अबव। अब क्या कहता आईआरपीडब्ल्यूएम, इसके बारे में हम देखते हैं। इसके बारे में रेफरेंस हमको जो है आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 में पैरा 417 में है। वर्टिकल कर्व के बारे में क्या कहा है इसे देख लेते हैं जरा हम लोग, तो हमको समझ में आ जाएगा। अ वर्टिकल कर्व शैल बी प्रोवाइडेड ओनली एट द जंक्शन ऑफ द ग्रेड व्हेन द अल्जेब्राइक डिफरेंस, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अल्जेब्राइक डिफरेंस बिटवीन द ग्रेड्स इज इक्वल टू मोर देन 4 mm पर मीटर और 0.4%। तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेशन किया। ये 1 in 100 का राइजिंग ग्रेडियंट, 1 in 200 का फॉलिंग ग्रेडियंट, इसको 1/100 1% हो गया, 1/200 0.5%। अब ये क्या कह रहा है मैनुअल, अल्जेब्राइक डिफरेंस, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है 1% और 0.5, इसका डिफरेंस, तो 1 माइनस 0.5 कितना है हमारा, 0.5%। क्या कह रहा है, इट इज इफ इट इज इक्वल टू और मोर देन 4 mm पर मीटर और 0.4%। तो 0.5% इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0.4%। दैट्स वाई हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, कि इसका आंसर है कि यस, यहाँ पे हमें वर्टिकल कर्व इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों जो है वो ड्यूटीज के बारे में है। एसएससी और जेई पीवे इनकी ड्यूटी के बारे में है, जो नॉट इन ओवरऑल चार्ज, जो ओवरऑल इंचार्ज नहीं, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। जरा एक बार रीड कर लेते हैं कि एसएससी पीवे एज पर आईआरपी आउट ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ द जनरल ड्यूटीज है, कौन कौन सी ड्यूटी है। फर्स्ट दिया है एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेशल वर्क सच एज रिन्यूअल, डायरेक्टर ट्रैक मेंटेनेंस, कर्व रीअलाइनमेंट एंड डीप स्क्रीनिंग एज पर अप्रूव्ड प्लान एंड स्पेसिफिकेशन। यस, ये हमारा जो आईआरपीडब्ल्यू का जो मैनुअल है, इसके अंदर पैरा 110 में हम जाएंगे तो ये उसकी ड्यूटी दी गई है। इसी तरीके से ही शुड वर्क इन द सेक्शन इन द एसएससी पीवे ऑफिस एंड असिस्ट द पीवे एसएससी पीवे इंचार्ज एज रिक्वायर्ड, ये भी ड्यूटी में मेंशन किया हुआ है 110 में, आप चेक कर सकते हैं मैनुअल से। तीसरा पॉइंट है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक इन हिज jurisdiction और his subsection in a safe and satisfactory condition for traffic, lowering out of material, including execution of all works incidental to track maintenance। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल इसके अंदर ये भी मेंशन किया हुआ है। और लास्ट में ये पॉइंट ये भी है, whenever JPV is in charge of gangs or unit, they will carry out all the duties responsible as assigned to the mate as laid down in part D of this chapter। यहाँ पे पार्ट डी की जगह मैनुअल में मुझे, क्योंकि मैनुअल हमारा अपडेट हो चुका है, तो इसके अंदर पार्ट ई मुझे मिला। अदरवाइज मेंशन जो किया सब कुछ है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए, इट शुड बी 1 2 3 एंड 4, ऑल 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो है ये भी ड्यूटीज से रिलेटेड ही है।
IRPWM recognizes which of the following PV staff? एज पर IRPWM कौन कौन से जो फॉलोइंग हमको दिए हुए हैं, जस्ट रीड आउट कर देता हूँ। गैंगमैन, पीवे मिस्त्री, ट्रैकमैन, कीमैन, मेट, SSC जेई, इनमें से कौन कौन से पोस्ट जो है एज पर IRPWM वैलिड है। तो यहाँ हम देख लेते हैं ये जो ड्यूटीज के बारे में हमारे चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर पार्ट A, B, C, D इस प्रकार से। पार्ट ए दोस्तों असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर जो AEN हम जिन्हें कहते हैं आमतौर पे, उनके बारे में, तो उसे मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। पार्ट बी SSC PV इंचार्ज के बारे में, तो SSC जेई आ गया। सी SSC PV सेक्शनल है। डी जेई SSC PV अदर देन इंचार्ज एंड सेक्शनल। ये जो पॉइंट नंबर 6 है ये तो क्लियर होगा कि ये तो IRPW में मेंशन्ड है। नेक्स्ट उसके बाद में कहता है पार्ट ई क्या कहता है, गैंगमेट, गैंगमेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेट लिखा हुआ है। कीमैन की यहाँ बात हुई है, कीमैन भी लिखा हुआ है। पेट्रोलमैन मेंशन नहीं है लेकिन है इसके अंदर। गेटमैन, गेटमैन भी इधर मेंशन नहीं है लेकिन है। और ट्रैक मेंटेनर या ट्रैकमैन लिखा, यानी कि इसमें से ये 2 पॉइंट्स हम देखेंगे तो ये मेंशन नहीं है। एक गैंगमैन करके कोई टर्म नहीं है हमारे मैनुअल में, इसी तरह पीवे मिस्त्री नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 3, 4, 5 एंड 6 दीज आर करेक्ट। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ओनली 2, 3, सॉरी ऑप्शन बी 3, 4, 5 एंड 6 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4, SSC JEE PV not in overall charge should carry out dash times 80 welding site inspection in a month, यानी जो 80 welding site पे होती है उसका इंस्पेक्शन के बारे में बात आ रही है। तो SSC और SSC या JEE इनमें से जो ओवरऑल इंचार्ज नहीं है वो कितने इंस्पेक्शन करेगा। ऑप्शन दिया है 1, 4, 2, 3, यानी 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या कहता है मैनुअल, जब हम मैनुअल में जाते हैं ड्यूटीज के चैप्टर में, तो IRPWM का पैरा जो है 109, IRPWM 2020 का पैरा 109 में टेबल 1B दिया हुआ है, जिसके अंदर हमको क्या मिलता है कि 80 वेल्डिंग एट साइट, इसके बारे में कहा जाता है कि SSC PV इंचार्ज एटलीस्ट वंस ईच वेल्डिंग टीम इन अ मंथ, जो भी वेल्डिंग टीमें होगी कम से कम महीने में एक बार सारी टीम को उसे देखना है। JSSC PV के बारे में नॉट डिफाइंड कहा है, सेक्शनल वाला JSSC PV जो सेक्शनल है यानी कि जो ओवरऑल इंचार्ज नहीं, उसके बारे में डिफाइंड नहीं है। तो इसके बाद में आगे भी बढ़ता हूं मैं और आपको क्लियर कर देता हूं। इसी में पैरा नंबर 1063D जो इंचार्ज की ड्यूटी वहां की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ क्या मेंशन है, क्वालिटी ऑफ वेल्डिंग एंड अवॉइडेबल फ्रैक्चर, द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ एटिंग वेल्डिंग बीइंग, क्वालिटी की 80 वेल्डिंग बीइंग डन इन द सेक्शन शैल रेस्ट ऑन द SSC PV इंचार्ज। जिम्मेदारी किसकी है, SSC PV इंचार्ज साहब की है। He will ensure equipment available with the welding team are complete and in good condition। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आ गई है कि जो नॉट इन ओवरऑल इंचार्ज है उसके बारे में मैनुअल में कहीं मेंशन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन तो दिया है 1, 4, 2, 3, बट एज पर द मैनुअल इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर नॉट इन ओवरऑल चार्ज की जगह अगर इंचार्ज मेंशन किया होता तो मैं जरूर इसको टिक करता, बट ये ऑप्शन भी अब नहीं है। तो इस पेपर में भी कुछ एम्बिग्विटी है या नहीं। ये पेपर जो है हमारा मार्च 2020 का है और हमारा मैनुअल जो अपडेट हुआ है जून 2020 में है। तो मे बी ड्यू टू करेक्शन इन मैनुअल ये अभी के हिसाब से इसमें आंसर फिट नहीं हो रहा, मे बी पहले के हिसाब से कोई चेंजेस रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, SSC JEE PV नॉट इन ओवरऑल चार्ज, अगेन जो ओवरऑल इंचार्ज नहीं है उसके कितने इंस्पेक्शंस होंगे उसके बारे में मेंशन किया है। जो ओवरऑल इंचार्ज नहीं है उसके इंस्पेक्शन कितने होंगे, 1, 6, 2, 3, 1 इन 1 मंथ, 6 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखेंगे पैरा 109 टेबल 1B किसके बारे में बात हो रही है, अदर देन इंचार्ज और सेक्शनल। जो इंचार्ज या सेक्शनल नहीं है उसके बारे में क्या कहा है, फुट इंस्पेक्शन। हमारी बात हो रही है यहाँ पे फुट इंस्पेक्शन की, तो हम फुट इंस्पेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कंप्लीट सेक्शन वंस इन अ मंथ इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो इसका आंसर क्या होगा,
यहाँ पे इन्होंने किसी लाइन के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये पैसेंजर रनिंग लाइन की बात हो रही है, तो इसलिए हम ये आंसर जो यहाँ पे ऑप्शन ए है, इसको मेरे हिसाब से ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन ये ड्यूटीज से रिलेटेड ही है, नॉलेज ऑफ मेट, कीमैन, ट्रैक मेंटेनर के बारे में है। क्या है? एवरी मेट, कीमैन एंड ट्रैक मेंटेनर शैल बी कन्वर्जेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रूल। किन चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए? किसकी बात हो रही है? हर मुकादम, चाबी वाला और ट्रैक मेंटेनर की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चीजों को मैच करते हुए जाएंगे। यहाँ से पहले हम देखते हैं यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट रूल के बारे में। देखिए सेफ्टी फर्स्ट रूल यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा है। सेफ्टी फर्स्ट रूल, ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पैरा 113 में दिया हुआ ये। दूसरा मेथड ऑफ फिक्सिंग एंड सेफ्टी रेंज ऑफ डेटोनेटर, ये पॉइंट यहाँ पे हमको किधर मिलता है? देखिए यहाँ पे आपको मिल गया, मेथड ऑफ फिक्सिंग सेफ्टी रेंज। नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग द लाइन इन एन इमरजेंसी, ये आप देखिए ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट एक्शन टू बी टेकन व्हेन अ ट्रेन इज नोटिस्ड टू हैव पार्टेड हैविंग हॉट एक्सल और एनी अदर अनयूजुअल, कुछ अनयूजुअल की बात हो रही है, ट्रेन हैव पार्टेड वगैरह, ठीक है। और एक्शन टू बी टेकन वेयर सैबोटेज इज सस्पेक्टेड एंड पेट्रोलिंग इन इमरजेंसी, ये वाला पॉइंट भी हो गया। तो अगर हम गौर से इसको अगर देखें तो कौन सा पॉइंट इसके अंदर नहीं है? यहाँ पे वो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ LWR, इनका काम नहीं है, मुकादम चाबी वाला ट्रैक मेंटेनर का काम नहीं है, ये हमारे जेई का काम है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 2, वापस से बता रहा हूं आपको, 1 2 4 5 6 ये ऑप्शन सही है। 1 2 4 5 एंड 6, 3 इसके अंदर नहीं होगा दोस्तों, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। 1 2 4 5 एंड 6, इस तरीके से हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ग्रुप डी स्पेशल इज वन, पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, कि हमारा जो मैनुअल में करेक्शन स्लिप नंबर 6 आई है, हमारे मैनुअल में करेक्शन स्लिप नंबर 6 आई है। कौन सा मैनुअल में? IRPWM जून 2020 में करेक्शन स्लिप नंबर 6। उसके अंदर पहले हमारे यहाँ पे कितने रूट हुआ करते थे? A B C D, डी स्पेशल यानी टोटल 6 रूट हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन जो है डी स्पेशल के बारे में है। क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू डी स्पेशल, ठीक है। तो डी स्पेशल के बारे में है, लेकिन डी स्पेशल रूट अब दोस्तों नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए अभी के हिसाब से इट इज ऑफ नो यूज फॉर अस, इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि अब 4 ही रूट है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ग्रुप डी स्पेशल और ई को उन्होंने क्या किया है कि उसको ग्रुप डी के अंदर शामिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट of trolley refuse shall not exceed 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर और 1000। तो ये IRPWM का पैरा 646, इसके बारे में यहाँ पे हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रेफ्यूज shall not exceed how much? 1 किलोमीटर, दैट मीन्स 1000 मीटर्स। तो ये आंसर हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, फॉलोइंग एक्टिविटीज आर डन इन थ्रू पैकिंग इन विच ऑर्डर। अब इसके अंदर टोटल हमको सबको पता है कि इसके जितने ऑर्डर से 8 स्टेप्स होते हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस करेक्ट कौन सा है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो ये आप देखेंगे तो पैरा नंबर 607 जो है मैनुअल का, उसमें हमको मिल जाएगा। इधर पे भी हम मैचिंग करेंगे। सबसे पहला ऑर्डर है हमारा ओपनिंग ऑफ द रोड, दूसरा है एग्जामिनेशन ऑफ रेल स्लीपर्स एंड फास्टनिंग, तीसरा है इसके बाद में स्क्वायरिंग, उसके बाद है स्लूइंग ऑफ ट्रैक, उसके बाद है गेजिंग, उसके बाद है पैकिंग ऑफ स्लीपर, देन कम्स रीपैकिंग ऑफ जॉइंट स्लीपर्स एंड देन फाइनली इट कम्स बॉक्सिंग ऑफ बलास्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे ओपनिंग ऑफ रोड जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, दिस इज
पॉइंट नंबर 6। अब आप यहाँ पे ऑप्शन में अगर सीक्वेंस देंगे तो पॉइंट नंबर 6 से शुरू होने वाला ए और डी है। तो एक चीज तो पहले क्लियर हो गई कि बी और सी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। अब हमको देखना है ए और डी में कौन सा करेक्ट है। तो इसके बाद में एग्जामिनेशन ऑफ रेल्स एंड स्लीपर 7 नंबर है। तो आप अगर देखो गौर से तो यहाँ पे जो थर्ड है तो डी वाला भी आंसर रॉन्ग हो गया। देन करेक्ट आंसर इस केस में हमारा ऑप्शन ए है। इसको देख लीजिए आप। सबसे पहला ओपनिंग ऑफ रोड एंड देन एग्जामिनेशन, देन उसके बाद में स्क्वायरिंग, उसके बाद में स्लूइंग ऑफ ट्रैक, देन कम्स गेजिंग, देन पैकिंग, उसके बाद में रीपैकिंग और फाइनली बॉक्सिंग ऑफ बलास्ट सेक्शन एंड टाइडिंग। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग मशीन टैंपिंग रन ऑफ रैम्प ऑफ 1 in dash शुड बी गिवन बिफोर क्लोजिंग द डेज वर्क। काम बंद करने से पहले कितने का रन ऑफ रैम्प हमको देना है। तो ये पैरा नंबर 605 का 5E में लिखा है a run of ramp of 1 in 1000 should be given 1 in 1000 should be given before closing the day's work. The option D is the correct answer. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग पिकिंग अप स्लैक्स, पिकिंग अप स्लैक्स हम करते हैं तो इसके अंदर क्या रहा है, प्लेस ऑफ इंडिकेशन फॉर अनइवननेस डिफेक्ट्स। तो पिकिंग अप स्लैक के बारे में हम बात कर रहे हैं और डिफेक्ट कौन सा, अनइवननेस डिफेक्ट। तो इसको कहाँ पे इंडिकेट किया जाता है, तो यहाँ पे हम मैनुअल में देखेंगे तो पैरा 606 के 3 में यहाँ पे हमारी बात अनइवननेस की अगर हम करें तो अनइवननेस आ गया इधर, उसका सिंबल यहाँ पे दिया है और ये लिखा कहाँ जाएगा, on the rail web on gauge face side, on the rail web on gauge face side. That means the option B over here is the correct answer. Next question की तरफ हम बढ़ते हैं अभी। Question number 12, size of fouling mark, size of fouling mark is about। तो इसका करेक्ट साइज यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिखाया नहीं क्योंकि इसमें आंसर है नहीं। तो 3 ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा है, इनमें से भी अगर हमको डिसाइड करना है तो हम यहाँ देखेंगे कि पैरा के 650 के पॉइंट नंबर 4 इसमें क्या मेंशन किया, फॉलिंग मार्क शुड कंसिस्ट ऑफ अ स्टोन सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक अबाउट लेंथ दे दिया 1500 mm, 15 mm लेंथ, 250 mm वाइड एंड 125 mm थिक। तो 1500 in length, 250 mm wide and 125 mm thick. So this option is correct. यह ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 13, मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर। बात हो रही है यहाँ पे वियर की, किसमें, विंग रेल या नोज ऑफ क्रॉसिंग, जो हमारी जो क्रॉसिंग होती है उसकी विंग रेल या नोज ऑफ क्रॉसिंग में मैक्सिमम परमिसिबल वियर क्या है। इसका रेफरेंस आपको पैरा नंबर 429 के पॉइंट नंबर 3 का ई इसमें मिलेगा। क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर और विंग रेल और नोज ऑफ क्रॉसिंग शैल बी 10 mm। मैक्सिमम की बात हुई है, फिर उसके बाद में कौन सा क्रॉसिंग का सेक्शन है, कौन सा रूट है, उसके बेड गुड प्रैक्टिस के लिए एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन हमारा है उसका आंसर है हमारा 10 mm। मैक्सिमम की अगर बात करें तो 10 mm, वर्स्ट टू वर्स्ट केस 10 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डीप स्क्रीनिंग की क्राइटेरिया के बारे में बात हो रही है। यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी जो हमारी जो करेक्शन स्लिप IRPWM जून 2020 में करेक्शन स्लिप नंबर 2 के हिसाब से यहाँ चेंजेस है। अगर पहले की बात होती तो आंसर कुछ अलग होता था, अभी के हिसाब से आंसर अलग है। यानी कि अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डीप स्क्रीनिंग की क्या क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हम अगेन मैचिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे पहला पॉइंट बोलता है प्रायर टू कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल, प्रायर टू CTR। इसी में मेंशन किया है थ्रू स्लीपर रिन्यूअल, तो ये भी थ्रू स्लीपर रिन्यूअल इसमें गया। वेयर द केकिंग ऑफ बलास हैज रिजल्टेड इन अनसैटिस्फैक्टरी राइडिंग, ये भी हो गया इसके अंदर। बिफोर कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग फिश प्लेटेड फिश प्लेटेड टू SWR है या LWR और CWR, अगर ऐसा कोई ट्रैक है ये भी पॉइंट आ गया। अब जो पॉइंट नंबर 4 है, डीप स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक शैल बी डन
आफ्टर 500 GMT और 10 years whichever is earlier, जिस वक्त ये पेपर बना था उस वक्त तो ये आंसर, ये पॉइंट सही था, लेकिन अभी के हिसाब से ये पॉइंट को निकाल दिया गया है। और ये प्रायर टू ओवरहॉलिंग, ये तो कहीं भी क्राइटेरिया में फिट हो नहीं रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं प्रायर टू ओवरहॉलिंग नहीं है। अब अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमको आंसर मिलना चाहिए 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन अगर हमारी इस करेक्शन स्लिप ACS 2 के बाद की बात करेंगे तो ये जो पॉइंट नंबर 4 को चेंज करके यहाँ पे क्लीन बलास क्वेश्चन के बारे में बात हुई है कि अगर सेक्शनल स्पीड 130 kmph से ज्यादा तो 200 mm का मिनिमम क्वेश्चन, स्पीड 130 kmph से कम है तो 150 mm का क्वेश्चन, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर अभी के हिसाब से मैं देखूं तो हमारा ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर ये करेक्शन स्लिप नहीं आई होती तो ऑप्शन सी सही होता, लेकिन अभी के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आउट ऑफ फॉलोइंग स्लीपर डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन। अब यहाँ पे 3 फैक्टर्स दिए हैं कि इनमें से किसके ऊपर स्लीपर डेंसिटी डिपेंड करती है। एक हो गया रेल सेक्शन, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड या ट्रैफिक डेंसिटी। तो क्या कहता है मैनुअल, मैनुअल का पैरा 209 का पॉइंट नंबर 1 स्लीपर डेंसिटी को डिफाइन कर रहा है। क्या कह रहा है, स्लीपर डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर ऑफ ट्रैक, ये तो डेफिनेशन हो गई, एंड इज फिक्स्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, क्या क्या कंसिडरेशन, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, यानी कि ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। और आगे क्या कहता है, ट्रैफिक डेंसिटी ऑफ द सेक्शन, यानी कि वो ट्रैफिक डेंसिटी के बारे में भी बात कर रहा है। तो पॉइंट 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज 2 एंड 3, ये उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एज पर स्टैंडर्ड प्रोफाइल फॉर LWR, LWR के स्टैंडर्ड प्रोफाइल के हिसाब से न्यू सिंगल लाइन, देखो यहाँ मेंशन किया न्यू सिंगल लाइन BG, नई लाइन आप बिछा रहे हो, सिंगल लाइन है ब्रॉड गेज में, तो क्रॉस स्लोप 1 in 20, 1 in 30, 1 in 40 एंड 1 in 50। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एनेक्स्चर 2/2A पैरा 212 के रेफरेंस के हिसाब से, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस स्लोप कितना दिया है, देखिए नीचे नोट में, क्रॉस स्लोप ऑफ 1 in 30 शैल बी प्रोवाइडेड फॉर न्यू वर्क्स। यहाँ मेंशन किया न्यू सिंगल लाइन भी, यानी नया काम, तो 1 in 30। एग्जिस्टिंग ट्रैक में पहले 1 in 40 हुआ करता था, तो जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है ये ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि वहां कोई प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है, लेकिन जो नए काम हमारे होंगे उसके अंदर 1 in 30 का क्रॉस स्लोप होगा। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आउट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर रेल रिन्यूअल इज गवर्न्ड बाय, यहाँ कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, इसके बारे में पूछ रहा है कि मतलब रेल रिन्यूअल अगर हमको करना है, TRR की अगर हमको TRR अगर थ्रू रेल रिन्यूअल करना है तो क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके जस्ट पहले जो वीडियो मैंने बनाई हुई है, इट इज क्राइटेरिया फॉर थ्रू रेल रिन्यूअल ही है। आप उस वीडियो की लिंक में यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, आप उसे देख लिया करना। अदरवाइज या वैसे भी हम यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या है। पहला पॉइंट है क्राइटेरिया फॉर रेल रिन्यूअल क्या है, इंसिडेंसेस ऑफ रेल फ्रैक्चर। दूसरा वियर ऑन रेल। तीसरा मेंटेनेबिलिटी ऑफ ट्रैक टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। चौथा एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मिलियन टन्स कैरिड एंड प्लान बेस्ड रिन्यूअल। यानी दोस्तों यहाँ पे ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। परमिसिबल लिमिट के बारे में बात हो रही है। क्या कह रहे हैं कि परमिसिबल लिमिट एज पर ट्रैक लेइंग स्टैंडर्ड, ट्रैक लेइंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉर प्राइमरी रिन्यूअल, प्राइमरी रिन्यूअल हम कर रहे हैं ट्रैक लेइंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रॉड गेज में लॉन्जिट्यूडनल लेवल की बात हो रही है। तो पहले ट्रैक लेइंग स्टैंडर्ड क्या कहता है वो देख लेते हैं। पैरा 716 में ट्रैक लेइंग स्टैंडर्ड है, इसमें कहा गया है कि utmost care should be taken during linking to ensure good quality of work which on no account should be allowed to suffer. As a good practice, the laying standard of track geometry during primary renewal should be achieved
The track geometry will be recorded 3 months after the speed is raised. ये तो हमारे अब तक काम की चीज नहीं थी। आगे ट्रैक पैरामीटर टू बी मेजर्ड इन फ्लोटिंग कंडीशन, पैरा का रेफरेंस दिया है, पैरा 716 में नए पैरा का रेफरेंस है 520/3। 520/3 में गए तो पॉइंट नंबर बी में टेबल में 9 नंबर पे मेंशन किया लॉन्जिट्यूडनल लेवल के बारे में, वेरिएशन विथ रेफरेंस टू अप्रूव्ड लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, इट इज नथिंग बट 50 mm, यानी कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, डिजायरेबल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन, ट्रांजिशन लेंथ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ट्रांजिशन लेंथ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पे सीधा सीधा सवाल यही है। तो यहाँ पर हमारे मैनुअल हम देखेंगे तो पैरा 405, इट इज अबाउट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, इसमें डिजायरेबल लेंथ के लिए क्या कहा है, इन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कुछ इसको समझना पड़ेगा। L इज इक्वल टू 0.008 CA इंटू VM, 0.008 CD इंटू VM, 0.72 CA। अब CA, CD, VM ये सब यहाँ पे वेरिएबल है। L इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, जो हमें जानना है। तो अब यहाँ पे फैक्टर्स को अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज VM, VM इज मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, VM इज नथिंग बट मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। तो पॉइंट नंबर 1 ये हमारा यहाँ पर डिजायरेबल लेंथ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे CD, कैन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी इन कैंट, वो भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो भी हमें यहाँ पे कैन डेफिशिएंसी भी मिल गया। तीसरा जो है एक्चुअल, जो हमने कैन प्रोवाइड किया है, एक्चुअल सुपर एलिवेशन, दैट इज नथिंग बट CA, जो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं CA, तो वो भी सही जवाब है। इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं दी है, यानी कि दोस्तों ये जो मैं यहाँ मेंशन है डायनामिक गेज, दिस इज रॉन्ग। तो पॉइंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, आउट ऑफ फॉलोइंग which factors govern criteria for realignment of curve, realignment of curve किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन यहाँ पर भी हम सेम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहली बात है यहाँ पे अगर हो रही है एक्चुअल कैन प्रोवाइडेड, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉइंट एक एक देखेंगे तो इसके अंदर देखो एक्चुअल आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच फैक्टर गवर्न realignment of curve, there should be no abrupt alteration of curvature and of super elevation, यानी कैंट के ऊपर ये फैक्टर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, the super elevation should be appropriate to the curvature at each point, at each point। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, the Versine super elevation and gauge should be checked by the JESSP way AEN as per prescribed schedule of inspection, and also whenever the running over curve is found to be unsatisfactory, ये हमारे लिए important point है। running on the curve, running over curve is found to be unsatisfactory as a result of inspection by loco, देखो यहाँ पे आंसर रनिंग ड्यूरिंग लोको यहाँ पे आ गया, देन कैरेज आ गया, ट्रैक रिकॉर्डिंग आ गया, यानी कि कोई भी ये वाला जो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज नथिंग बट करेक्ट, पॉइंट नंबर 2 आ गया। तीसरा, रिजल्ट में इंस्पेक्शन पर TMS, ठीक है, बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन। लास्ट वाला पॉइंट आप अगर देखेंगे नीचे तो क्राइटेरिया ऑफ रिलायमेंट ऑफ कर्व बेस्ड ऑन सर्विस लिमिट फॉर स्टेशन टू स्टेशन वर्साइन वेरिएशन, यानी कि पॉइंट नंबर 3 भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व के बारे में। यहाँ पर कहीं पर भी हम अगर पढ़ेंगे पूरा, इसमें कहीं पर भी डिग्री ऑफ कर्व के बारे में मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर किसी भी जगह पे डिग्री ऑफ कर्व के बारे में मेंशन नहीं किया, यानी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन 1, 2, 3 डिग्री ऑफ कर्व, जस्ट अ मिनट, डिग्री ऑफ कर्व बारे में मेंशन नहीं किया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये जो पॉइंट अगर हम गौर से देखेंगे, द सुपर एलिवेशन शुड बी
अप्रोप्रिएट टू द कर्वेचर एट ईच पॉइंट, यानी कि जितना कर्वेचर उस हिसाब से सुपर एलिवेशन, दैट इज नथिंग बट डिग्री ऑफ कर्वेचर के बारे में बात हो रही थी। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी 1 2 3 एंड 4 ये सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट है। आई रिपीट, थोड़ा सा मिस्टेक मेरा हो गया था। ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Question number 21. In IRPWM, India has been divided in how many temperature zone? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन रेफरेंस देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो IRPWM में जो शुरुआत का जो टॉपिक है मैनुअल शुरू होने के पहले, टर्मिनोलॉजी, वहां पर टर्मिनोलॉजी में पॉइंट नंबर 26 में क्लियरली मेंशन किया है, इंडियन रेलवेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 टेम्परेचर जोन्स। तो आंसर इज 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next question. What is the height of 60 kg rail section? Again very basic question. रेफरेंस आपको पैरा 203 में मिल जाएगा। तो हाइट कितनी है ये देखिए आप, रेल की 60 kg की रेल की बात हो रही है, तो 60 kg रेल यूआईसी, ठीक है। इसकी ओवरऑल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 172, आपको अगर दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ये मेंशन किया है ए इज नथिंग बट हाइट ऑफ रेल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ड्यूरिंग ब्रीचेस, जब ब्रीच हो जाता है ट्रैक, वॉश ऑफ वगैरह हो जाता है, व्हेन ट्रैक इज सबमर्ज, ब्रीच जब होता है यानी पानी ट्रैक पे भर गया, फ्लडिंग हो गई, ट्रैक डूब चुका है, उस वक्त हमें क्या करना है? तो ये आपको पैरा नंबर 1117 1107 उस पे आपको मिल जाएगा। क्या कहता है कि फॉलोइंग प्रिकॉशन शैल बी ऑब्जर्व व्हेन द ट्रैक इज सबमर्ज। क्या है, ट्रैक इज सबमर्ज की बात हुई, तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है। इन ऑल केसेस ट्रेन शैल बी स्टॉप्ड डेड एंड अलाउड टू प्रोसीड एट अ स्पीड नॉट एक्सीडिंग 10 kmph। गाड़ी को पूरी तरह से स्टॉप कर दिया जाएगा, स्टॉप डेड, और उसके बाद 10 kmph से पास किया जाएगा। तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। ट्रेन shall be stopped dead and allowed to proceed at a speed not exceeding 10 kmph। ठीक है, यह इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल्स कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन से सिग्नलों को टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल्स कहते हैं? ये आपको पता होगा अच्छी तरह से। ये सारे टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल्स कहाँ लगते हैं? लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क्स में लगाए जाते हैं। वहां पे किसी भी तरह का जो है टेम्पररी अरेंजमेंट, यानी कि बैनर फ्लैग और हैंड फ्लैग लेके प्रोटेक्शन नहीं किया जाता, वहां पे बोर्ड्स लगाए जाते हैं। तो उसमें क्या है ऑप्शंस, आप देख लें। कॉशन इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर, स्टॉप इंडिकेटर, टर्मिनेशन इंडिकेटर, तो चारों ही आ गए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। साइज ऑफ टीपीटीजी बोर्ड शुड बी, डायमीटर के बारे में, क्योंकि टीपीटीजी बोर्ड जो है यहाँ पे देखो 1 मीटर डायमीटर भी लिखा हुआ है, 1.2 मीटर डाया, 1 मीटर ट्राइंगुलर, 1.2 ट्राइंगुलर, इस तरह से दिया है। तो ये हम यहाँ पे अगर मैनुअल में नहीं तो पैरा 808 में जो है इसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो इसके अंदर नहीं, सॉरी, पैरा 80, हाँ पैरा 808 में या नेक्स्ट ईयर में आपको मिलेगा ये। तो ये शेप इसका कैसा होता है? सर्कुलर। तो पहली बात तो शेप सर्कुलर है, तो सी और डी रूल आउट हो गया। दूसरा, उसकी डायमीटर बता रहा है 1 मीटर, चाहे वो टीपी हो चाहे वो टीजी हो, दोनों के केस में। तो हमारा 1 मीटर, दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज के लिए इतनी जो है क्वेश्चंस काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम और इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बनाऊंगा, तो आपको मैं फिर से अपलोड कर दिया करूंगा। तो आप जो है वीडियो का और अपने दोस्तों तक भी बताइए। दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।